चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कास्ट सिस्टम पे कल पहुंच गए थे पढ़ते पढ़ते। कास्ट सिस्टम, सेक्युलर स्टेट, कल यही पढ़ा था ना हमने। बताओ ज़रा, इंडिया में इसके टॉपिक की स्टार्टिंग थी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर सिस्टम आज से नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है, बायोलॉजिकल है। समाज ने इसके नियम बना दिए अपने आप। जैसे हमने कल एक पिक्चर से देखा था कि कैसे घरेलू कामकाज तक महिलाओं को सीमित करके बांध दिया और बाहर के सारे काम आदमी के कंधों पे डाल दिए। जैसे बहुत पॉजिटिव ये भी नहीं है। अगर इस पिक्चर को देखें तो एक आदमी ही सारे घर की जिम्मेदारी क्यों वहन करे, औरतों की भी बराबरी से उसमें साझेदारी होनी चाहिए। ऐसी साझेदारी हमें यहाँ भी एक्सपेक्टेड है और इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत जेंडर से की गई है कि जेंडर इक्वालिटी की बात सीखें और जानें। हम सब ना जेंडर बायस हैं। जो हम पैदा हुए ना, तो इस समाज ने, सोसाइटी ने बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली हमारे दिमाग में बैठा दी और हमें बायस्ड बना दिया। बायस्ड समझते हो क्या होता है बायस्ड? हाँ, कि भाई एक तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होना। तो जेंडर बायसनेस ने हमें सिखाया कि घर के काम औरतें करेंगी और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारी आदमियों की है। इसमें ये नहीं कि आदमियों का फायदा, आदमी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तुम एक आदमी के कंधों पर डाल दोगे और तुम बैठ के खाओगे तो गलत है ना ये। इसमें कई लोग सोचते हैं कि आदमियों के मजे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो घर के अंदर वो दिक्कतें नहीं होती जो घर से बाहर फेस करनी पड़ती हैं किसी आदमी को। तो सोसाइटी का ये डिवीजन बिल्कुल गलत है और इसीलिए ये 10वीं क्लास में पढ़ाया जाने लग गया। तुम्हारे स्कूल के टाइम पे इतनी पढ़ाई ऐसी नहीं थी, तब ये जेंडर, रिलीजन, कास्ट मैटर नहीं करता था। पर अब ज़रूरी है कि एक बच्चा जब बढ़ रहा हो तो अगर हिटलर अपने 14 साल के बच्चों को ये सिखा सकता है कि तुम्हारा ये काम है, तो हम भी भारत में ये सिखाएं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारी अकेला आदमी ना उठाए, उसमें औरतें भी बराबर की कोशिश करके योगदान दें और घर की सारी जिम्मेदारी भी मात्र महिलाओं तक सीमित ना हो, आदमी भी जितना हो सके उसमें हेल्पिंग हैंड बने। रिलीजन की बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है, कुछ भी कह लीजिए। इसके दो मतलब हैं, पहला क्रॉस और अगला इज इक्वल टू। भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं है और यहाँ सब धर्म बराबर। ये कहने सुनने तक में तो ठीक है, लेकिन अगर इतनी ही ये बात सच्ची है तो क्यों 47 के बाद हम लड़े, क्यों हम 71 में लड़े, क्यों हम 65 में लड़े, क्यों हम 1998-99 की कारगिल वॉर लड़े? अगर ये बातें इतनी ही सच्ची हैं तो, और क्यों ये आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं? क्यों हम देश के भीतर ही कभी हिंदू मुसलमानों के नाम पे लड़ते हैं, कभी सिख विरोधी दंगे देखते हैं? इसका मतलब कुछ तो कमी है हमारे रिलीजन की समझ में। और तीसरा नाम लिखा है कास्ट का। कास्ट सिस्टम जो हमने बांट रखा है जात पात। हमने सिस्टम में भी इतनी गड़बड़ियां कर रखी हैं कि जिनको आप एक टैग दे देते हो ये शेड्यूल कास्ट है, वो भी अपना डिवीजन करके बैठे हैं कि शेड्यूल कास्ट में ये वाली जात ऊपर है और ये वाली नीचे और ये बहुत नीचे है। तभी तो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो हम इनमें से किसी में भी ठीक नहीं है, इसलिए यह पढ़ना जरूरी है और इसलिए इसके ऊपर एक समझ बनाई जाती है। कल ये सब हमने पढ़ लिया था कि किस तरह काम का बंटवारा है, क्या कुछ कर सकते हैं, कौन सी सोसाइटी है अपनी। पेट्रियार्किकल सोसाइटी वो होती है जिसमें पिता की सत्ता बेटा और फिर उसका बेटा आगे कैरी ऑन करे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था औरतों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अब तो फिर भी बढ़ गया। कितने परसेंट है आज? 14%। एनसीईआरटी पुराने आंकड़े 10% के ले रही है, लेकिन आज हम जानते हैं 78 औरतें आज 17वीं लोकसभा में 14%। क्या ये प्रेजेंटेशन कहीं पे अच्छा हो सकता है? लोकसभा राज्यसभा में तो नहीं है, लेकिन कहाँ अच्छा है? पंचायत। और उसका भी कारण है रिजर्वेशन का सिस्टम दिया गया। हमने पढ़ा था ना, ये इलेक्टेड वुमेन कितनी थी यहाँ? 10 लाख। क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट में कितनी सीटें? एक तिहाई और कहीं कहीं पे 50%। क्योंकि स्टेट का टॉपिक है रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या होता है? धर्म। हम किसी विशेष धर्म को मानते हैं, हमारी वैसी मान्यताएं, फिर हम उस हिसाब से मूर्ति पूजा करेंगे या हम अल्लाह की बात मानेंगे, इस तरह की सोच बनती है। रिलीजन तक ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब आप ये माने कि हम एक धर्म वाले एक कम्युनिटी के हैं और दूसरे धर्म वाले दूसरी कम्युनिटी के हैं, फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़े, मारकाट, दंगे, जिसको हम कहते हैं कम्युनल राइट्स। और इंडिया में हमेशा सांप्रदायिक दंगे देखने में आते रहे हैं। आज़ादी से पहले भी मारकाट थी और आज तक आज़ादी के 70-75 साल बाद भी पता नहीं कब दिल्ली में आग भड़क जाए, कब यूपी में। ये तो नॉर्मल बातें तुमने खूब देख सुन रखी हैं। ये कम्युनलिज्म है।
पॉलिटिक्स में भी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और जात पात को और अपने धर्म को हमेशा पॉलिटिक्स के बीच में ले आते हैं। कारण जनता अनपढ़ है। आप सब जानते हैं हमारे समाज के 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, एक बहुत रिच लोग, एक बहुत गरीब लोग और एक मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास में ही हम अमीर गरीब आ जाते हैं। बहुत अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता अंबानी अडानी को कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। कांग्रेस आएगी तो भी अंबानी अडानी के मजे हैं और बीजेपी आएगी तो भी, क्योंकि उनको देश अपने हिसाब से चलाना है। पॉलिटिक्स उनके अकॉर्डिंग चलती है, उनसे पॉलिटिक्स प्रभावित नहीं, मतलब पॉलिटिक्स से वो नहीं, उनसे पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता हो कि सिर्फ मोदी जी के साथ अंबानी के अच्छे रिश्ते हैं तो आज से 15-20 साल पहले के उठा के अगर तुम्हें कहीं खबरें मिले तो तुम देखोगे मनमोहन सिंह के साथ भी वैसे ही रिश्ते थे उस टाइम पर, जब 10 साल पहले उनकी सरकार थी। आपके पूरे देश की पॉलिटिक्स जो है ना, उसको चलाने वाले ये कुछ घराने हैं जिनके पास अथाह पैसा है और जो पूरी पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये मेरी तुम्हारी तरह 10, 20, 50 साल की प्लानिंग नहीं करते, ये प्लानिंग करते हैं 1000 साल बाद हमारी जो पीढ़ियां होंगी वो कितने हिस्से पर जीडीपी में कब्जा जमा चुकी होंगी। तो मैं याद है मैंने पुर्तगालियों की प्लानिंग तुम्हें समझाई थी कि जब हम सोचते थे हम कैसे आराम से बैठ के जीवन काटें, तो पुर्तगाली प्लान करते थे आज से 1000 साल बाद हमारी आबादी कैसे बढ़े। तो उन्होंने गोवा में क्या किया था, सती प्रथा को बैन किया था ना। अब आप इस चीज को समझो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं इनके प्लान, इनका विजन हमारे जितना नहीं होता। हम सोचते हैं 10-20 साल की बातें, बल्कि तुम तो और कम सोचते हो। ये सोचो, ये सोचते हैं 10-20 पीढ़ियों बाद भी हमारा दुनिया पे कैसे राज रहेगा, और तभी ये लोग राज कर पाते हैं। ये छोटी सोच नहीं, इनका विजन होता है बहुत लंबा चौड़ा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी ये अंदर तक घुसे मिलेंगे हमें। कल हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, कम्युनलिज्म पढ़ लिया था। क्या था कम्युनलिज्म? जब एक कम्युनिटी हावी हो जाए और बाकी को वो दबाने की कोशिश करे, है ना। प्रिंसिपल बेसिस था ये। आइडियोलॉजी की फॉलोअर जो किसी खास रिलीजन के हैं वो एक कम्युनिटी के होंगे। जैसे हिंदू मुसलमान कम्युनिटी बेसिस पे तो बांट रखे हैं हमने, तभी कम्युनल राइट्स होते हैं हमारे बीच में, राइट्स, दंगे, ये भी पढ़ लिया था। सेक्युलर स्टेट शायद पढ़ा था। क्या बताया था सेक्युलर में? किसी भी स्टेट को सेक्युलर तब कहा जाता है जब उसका अपना कोई धर्म ना हो और वहाँ सब धर्म बराबर हों, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स भी हो गया था क्या? ये नहीं हुआ था। कास्ट का पॉलिटिक्स में योगदान है, तुम्हें लगता है या नहीं लगता? हर बेल्ट में वोट पड़ते हैं कास्ट सिस्टम पर। किसी भी देखना जहाँ पंजाबी लोग ज्यादा है ना, वहाँ किसी जाट कम्युनिटी के लीडर को वोट नहीं मिलेंगे। जहाँ जाट ज्यादा है वहाँ पंजाबी कम्युनिटी को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, ये राजस्थान की भी बात है। वहाँ जो कम्युनिटी लीड करती होगी, जो स्ट्रांग होगी, 2 कम्युनिटी हमेशा टक्कर में होती है, दूसरे को कभी वोट देके राजी नहीं होती। इसीलिए आप देखो जब वोट पड़ते हैं ना तो ये पता होता है कि इस बेल्ट में ये आदमी जीत सकता है, ये पहले से पता होता है। तो उसी का असर है कास्ट और पॉलिटिक्स पे। कास्ट और पॉलिटिक्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं, अच्छाई भी है इसमें और बुराई भी है। कास्ट इनइक्वालिटीज, जितनी सोसाइटी है इन सब में कोई ना कोई तो इनइक्वालिटी है। क्या ये सिर्फ हमारे देश में है या विदेशों में भी है? ये जो प्रोटेस्टेंट वाले लड़ते हैं, कैथोलिक लड़ते हैं, ये सब ईसाई हैं, पढ़े लिखे हैं, किताब पढ़ पढ़ के वहां तक पहुंचे, फिर भी लड़ते हैं। क्या मुस्लिम जो इस्लाम धर्म वाले ये नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं शिया और सुन्नी पे। क्या बौद्ध धर्म वाले नहीं लड़ते? लड़ते हैं। किस चीज पे? हीनयान, महायान, वज्रयान पे। ये जैन भी तो लड़ते हैं। किस किस पे? श्वेतांबर और दिगंबर। यानी हर धर्म में लोग लड़ते हैं किसी ना किसी बात पर। तो वही कह रहे हैं ये कि सब सोसाइटीज में कुछ सोशल इनइक्वालिटी तो होती ही है और कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर भी है। रिलीजन में भी डिवीजन है और इस तरह वैसे भी कास्ट सिस्टम बेस्ड है। किस चीज पर बेस्ड है? कुछ कास्ट बनाई, उनमें से कुछ को बाहर कर दिया। भैया तुम हो निचली स्तर के लोग, तो एक्सक्लूजन मतलब इंक्लूड होता है ऐड करना, एक्सक्लूड होता है निकालना। ये कास्ट सिस्टम बेस्ड है। कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया और डिस्क्रिमिनेट कर दिया। उन्हें कौन सा ग्रुप बना दिया? आउटकास्ट। यानी तुम हमारी जाति से अलग हो, तभी तो शेड्यूल कास्ट बने ना, तभी गांधी जी ने हरिजन नाम दिया। तो ये किस पर बेस्ड है? कुछ लोगों को कास्ट से बाहर कर दिया, आउटकास्ट ग्रुप बना दिया। और क्या किया? उन्हें इनह्यूमन प्रैक्टिस कराई गई, अनटचेबिलिटी। जैसा कि हमने देख रखा है ना कि वो अगर उनके नलके से पानी पी लें तो पीटेंगे, और अगर उन्होंने कोई उनके तालाब के पास चले गए तो पिटेंगे, वो उनके मंदिर में चले गए तो पिटेंगे। ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, गलत तरीका है ये किसी के साथ व्यवहार करने का। और अनटचेबिलिटी तो पूरी तरह बैन है आपके किस आर्टिकल में? 17 में। इसको सबसे ज्यादा इसी ने तो झेला, इन बड़े आदमी ने। क्या नाम था इनका? ये अपने अंबेडकर।
इसका शिकार थे। लेकिन मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम ने बहुत सारे चेंजेस देखे। अब जैसे तुम और मैं हैं, हम फिर भी थोड़ी सी पढ़ी लिखी इसमें आ गए कैटेगरी में। जो आने वाला दौर है ना, आज से 20 साल बाद जो बच्चे बड़े होंगे वो कास्ट सिस्टम को बहुत हद तक भूल चुके होंगे। हमारे पेरेंट्स के टाइम में कास्ट सिस्टम रिजिड था कि नहीं, कास्ट में चेंज नहीं हो सकता। हम पढ़ लिख गए, हमें दिखा कि वैदिक काल में कास्ट सिस्टम एक हद तक काम पर आधारित था। इस जात पात में पैदा होने से कोई कुछ नहीं बनता था। अगर कोई ब्राह्मण था तो वो पढ़ने पढ़ाने का काम करने वाला था। अगर कोई क्षत्रिय था तो अपने जो उनका वो था ना पूरा एक एरिया, उसकी केयर करने वाला था। और कोई भी वैश्य वो था जो व्यापार करता था। काम से आदमी की पहचान थी, जन्म से नहीं। ये कौन से युग की बात कर रही हूँ? वैदिक। और हम सब जानते हैं कि इंडिया का बेस्ट काल वैदिक काल था। तभी सरस्वती जैसे लोगों ने कहा वेदों की ओर लौटो, पढ़ो उनको। वहाँ जात पात इतना रिजिड नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब जो पीढ़ी आ रही है, अब जैसे जो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में जो तुम लोगों के नेक्स्ट जनरेशन होगी, उन्हें ये सब चीज़ें कम समझ में आएंगी कि जात पात और ये वो इंसान को काम से पहचानेंगे। और जो लोग काम की कद्र करने लगते हैं ना, देश अपने आप विकास करता है। जब तक जकड़े रहोगे जात पात में, धर्म में, तब तक देश पीछे रहेगा। जिस दिन ये अकल आ गई कि इंसान की वैल्यू उसके काम से है, तब देश अपने आप प्रोग्रेस करेगा। मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए। जो ओल्ड नोशंस थे कास्ट को लेकर, वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। और अब आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ रही है कि अगर कोई आईएएस कभी एससी था भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज उसके पास इतना पैसा है कि उसके बच्चे किसी भी ब्राह्मण, किसी भी क्षत्रिय, किसी भी वैश्य के बच्चे से ज्यादा अच्छे माहौल में रह भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पहन ओढ़ भी लेंगे और खा पी भी लेंगे। तो क्या एक पीढ़ी बाद वो सिस्टम दिखाई देगा? सब बदल जाएगा। जिसके माँ बाप आज किसी बड़े अधिकारी की पोस्ट पे बैठ गए हैं, मान लीजिए उनके माँ बाप थे एससी, लेकिन उस अधिकारी ने अपने बच्चों को देश के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ाया, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, विदेश अपने बेटा बेटी भेज दिए, तो आज से 30 साल बाद कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये शेड्यूल कास्ट हैं। उनका पहनना, ओढ़ना, बैठना, बातचीत करना, सोच, विचारधारा सब कुछ बदल जाएगी। ये सब चीजें पॉसिबल हैं अगर एजुकेशन को अंदर तक ले जाएं तो। वही बता रहे हैं वो कि धीरे धीरे चीजें टूटती जा रही हैं और अब सिस्टम बदल रहा है। आज उसका राज चलेगा, वो अपनी लाइफ को अच्छा जिएगा जिसके पास स्किल्स हैं, चाहे वो एससी है, एसटी है, ब्राह्मण है, गरीब है, अमीर है, ये मैटर नहीं करेगा। आने वाले दौर में, आने वाले समय में दिमाग से इंसान राज करेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन किया गया, रेमेडीज की गई, आर्टिकल 17 जैसे हैं। अनटचेबिलिटी आज भी पूरी तरह से एंड नहीं हुई। और ठीक है, हम शहरों में कहते हैं चीज़ें बदल गई, लेकिन आज भी गाँव में जो बेचारे बहुत गरीब दलित वर्ग के लोग हैं, इनके साथ आज भी अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम एज इट इज चल रहा है। तो चीज़ें बदली हैं कागज़ों में और शहरों में। आज भी पिछड़े गांव में चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिल रही हैं। एजुकेशन इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे किस चीज़ के बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी? जब हर आदमी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन एजुकेशन है नहीं ना अभी। ये कह रहे हैं इजीली अवेलेबल नहीं है इस लो कास्ट तक। और कास्ट जो है आज भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस से प्रभावित है। अब मैंने एग्जांपल दिया, किसी एससी का बेटा अगर आज डीपीएस में पढ़ रहा है, कल मान लीजिए कहीं हार्वर्ड या विदेश में कहीं बढ़िया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला जाता है, तो वो बदलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस, यानी पैसे से सीधा संबंध है। और अंबेडकर जो इतने ज्ञानी बन पाए ना, वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम के गुजरात के एक राजा ने उनको पैसा दिया था। तुम खुद सोचो, महार जाति का एक लड़का विदेश कैसे पढ़ने गया? वो लंदन गए थे पढ़ने। लंदन जाना आज भी मुश्किल है एवरेज परिवार के लिए। आज से मैं कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, अंग्रेजों के दौर में अगर कोई अनटचेबिलिटी से ग्रसित समाज का लड़का विदेश गया तो सोचो पैसा कहाँ से आया? फर्ग्यूसन कॉलेज में गए थे, पैसा कहाँ से आया? यानी कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे कौन सा स्टेटस काम करता है? इकोनॉमिक। क्योंकि ये इंटेलिजेंट थे। एक राजा ने, गायकवाड़ था गुजरात के साइड में, उन्होंने इनको पैसा दिया और कहा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। महीने के 10 रुपए, पता नहीं 12 रुपए बांधे थे, तब इतने ही बहुत थे। इसमें खा भी लेना, अपना खर्चा भी कर लेना कॉलेज यूनिवर्सिटी का, और इसके बदले जब तुम पढ़ लिख के आओगे काबिल बन के, तो मेरे यहाँ नौकरी करोगे। तो ये था इकोनॉमिक स्टेटस। इस कारण अम्बेडकर पढ़ पाए, वरना पढ़ ना पाते। नेक्स्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम है? और क्या, कास्ट पे तो लोग वोट मांगते हैं, वोट बैंक देख लेते हैं कहाँ हमारी कास्ट के लोग हैं। ये कह रहे हैं कास्टिज्म जो रूटेड है किस चीज़ के कारण, क्या बिलीफ है? ये बेस मानते हैं लोग सोशल कम्युनिटी का।
कास्टिज्म की आज भी जड़ें गहरी हैं। कास्ट एक एस्पेक्ट है हमारे हिसाब से, लेकिन ये अकेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। जैसे ठीक है लोग कास्ट से प्रभावित है, लेकिन अकेली कास्ट एस्पेक्ट नहीं हो सकता। कास्ट जो है ना, इसने पॉलिटिक्स में बहुत सारे रूप दिखाए। अलग अलग लोग कास्ट को कैसे यूज करते हैं। देखो, जब पार्टी चूज करती है अपना कैंडिडेट, तो वो पता है क्या देखती हैं कि इस एरिया में जाट बाहुल्य है, तो पार्टी अपना कैंडिडेट जाट कम्युनिटी का उठा देगी ताकि लोग उसको फेवर में रखे। अगर एक बेल्ट में पंजाबी ज्यादा हैं तो कैंडिडेट पंजाबी उठा देगी। ऐसे ही तो टिकट मिलती हैं। टिकट ऑपोजिट को जो देते हैं तो हमेशा हारते हैं, तो बहुत चालाकी होती है। देखो, ये कह रहे हैं जब इलेक्शंस में पार्टी चूज करती हैं वो ध्यान रखती हैं कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है उस एरिया की, और उसी के हिसाब से नॉमिनेट करती हैं वो डिफरेंट कास्ट से डिफरेंट आदमियों को। यही लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ताकि जो सपोर्ट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए वो मिल जाए। तुमने कई बार देखा है केजरीवाल हैं, केजरीवाल जो अपने दिल्ली में हैं, कभी जब कोई इस तरह की सीट होती, कुछ इस तरह की बात होती है मुसलमानों की, तो ये सारे कपड़े वपड़े भी बदल लेते हैं। देखा तुम लोगों ने ऐसा? ये सब करते हैं। जैसे ही कुछ कभी दिल्ली जाओ तो देखना, जैसे कोई मुस्लिम त्योहार सिर पे होगा ना, तो केजरीवाल जी के बड़े बड़े होर्डिंग होंगे और उस पर मुस्लिम त्योहारों की उनकी भाषा में, उर्दू भाषा में जैसे भाई ग्रीट करने वाला काम दे रखा होगा। ऐसे सब करते हैं। मैं अकेले केजरीवाल की बात नहीं कर रही। मोदी जी जब भी पंजाब की तरफ जाते हैं तो उनका रंग ढंग थोड़ा बदला हुआ नजर नहीं आता तुम लोगों को? वो कपड़े और टोपी और सब ऐसा जैसे हाँ सही में पंजाब से हैं। यही तो है, यही तो ये बात बता रहे हैं कि हर आदमी अपने आप को किससे जोड़ लेता है? रिलीजन से। और आपकी रिलीजन आपकी कास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आगे देखो, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में हैं ये करते हैं कास्ट सेंटिमेंट्स को यूज करते हैं। ये उस जाति विशेष को जाके अपने हिसाब से कि भाई तुम अपने वोट मुझे देना, हम तो एक ही जात पात के हैं। जब दूसरे एरिया में जाएंगे तो रूप रंग बदल के फिर वहां कहेंगे हम सब भाई भाई हैं, दूसरी जात वाले भी। और जब अपनी वाली तरफ जाएंगे तो कहेंगे तुम तो मुझे ही वोट दोगे क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी कास्ट से हूँ। बहुत घटियापन है हमारे पॉलिटिक्स में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये मताधिकार कितने के बाद है? ये 18 साल। और प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट का। इस कारण आपके देश में थोड़ा बहुत ठीक ठाक सिस्टम है। ऐसा ना हो तो आपके देश का बुरा हाल हो जाए। ये 2 चीजें हैं जिन पे आपके देश में बहस नहीं हुई थी। कौन कौन सी पर? एक मताधिकार पर और एक आदमी एक वोट। ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसा नहीं था। पहले गरीब आदमी की कोई वोट ही नहीं थी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी कोई वोट नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कंट्री में है ना उसमें क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। जैसे कहीं से भी जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो मान लीजिए किसी बाहुल्य है मुस्लिमों का, लेकिन 100% लोग मुसलमान नहीं होते। किसी एरिया में बाहुल्य है हिंदुओं का, 100% हिंदू उसे वोट नहीं देंगे। इसीलिए आपके देश में सारी की सारी सीट नहीं आती। बीजेपी छाई आपके देश में, डोमिनेशन में रही, लीडिंग रही, लेकिन बीजेपी को सीट कितनी मिली? 303। 543 आज तक नहीं मिले ना किसी को। इसका मतलब एक एरिया विशेष में भी सब लोग एक पार्टी को वोट नहीं देते। यही बता रहे हैं। देखो, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्री में क्लियर मेजॉरिटी एक सिंगल कास्ट का नहीं ले पाती। कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं जो नहीं देते। नो पार्टी कैन विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी। कोई अकेला सारे वोट नहीं ले सकता। वोट का डिवीजन होना ही होना है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो कैंडिडेट उठाती हैं सेम कास्ट के। रूलिंग पार्टी और सिटिंग एमपी एमएलए आपके देश में हटते भी बहुत जल्दी जल्दी हैं। याद है ये एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का टेम्परेरी पार्ट है या परमानेंट? टेम्परेरी है ना। ये देखो लाइन, सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज कर जाते हैं इलेक्शंस को। तो क्या आपके देश में एक बार जो बैठ गया जम के बैठा रहेगा, या वो हार भी सकता है? हार भी सकता है। इसका मतलब बेशक तुम एक जात पात की बात कर लो, तुम कितने ही वायदे कर लो, लेकिन फाइनल डिसीजन जनता लेगी। और जनता कभी एक को हमेशा सिर पे नहीं चढ़ा के रखती। पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में पॉलिटिक्स है क्या? जो हमारी कास्ट सिस्टम है इसमें पॉलिटिक्स है ना। जैसे अगर ब्राह्मण की बात करूं तो ब्राह्मण में भी कैटेगराइजेशन है। ये वाले ब्राह्मण अलग ब्राह्मण है, वो वाले ब्राह्मण अलग ब्राह्मण है। ऐसे ही एससी में भी कैटेगराइजेशन है। ये एससी में ऊंचे हैं और ये एससी में नीचे हैं। ये एससी में बीच वाली कास्ट मानी जाती है। ऐसे ही ओबीसी में है। सारे ओबीसी बराबर थोड़ी होते हैं। ओबीसी भी कुछ कहेंगे हम तो ऊंचे वाले ओबीसी हैं, ये नीचे वाले ओबीसी हैं। इसका मतलब आप लोगों ने कास्ट में भी पॉलिटिक्स घुसा रखी है कि कौन सी कास्ट भी उसमें ऊपर है। देखें,
जो ये बातचीत कर रहे हो ना, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी, और 4-5 दिन की कहानी है, कंप्लीशन पे आ जाएगा। बस 4-5 मेन टॉपिक और रह गए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और 2-4 टॉपिक हैं। ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, और जिसकी ये समझ नहीं बनी ना, वो क्वेश्चन टिक मार्क नहीं कर पाएगा। इनमें से ही चीजें घुमा फिरा के तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पेपर में आती हैं, फिर वहां तुम्हें लगता है पता नहीं चीजें कहाँ से आ गई। इनको समझ लो, बातचीत करते रहोगे। तुमने 9वीं 10वीं में पढ़ी नहीं, ये थी चीजें, अब भी गवा दोगे टाइम तो फिर कोई नहीं पढ़ाने वाला। ध्यान से समझो इस चीज को। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम को, और कास्ट आइडेंटिटीज को क्या करती है, उसमें पॉलिटिकल एरिना में कास्ट को ले आती है। कास्ट में भी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में भी कास्ट है। सेवरल फॉर्म्स हैं जिससे कास्ट जो पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। कैसे? हर कास्ट के ग्रुप में वो चाहती है कि मेरे लोग ज्यादा हों, यानी मेरी जनसंख्या ज्यादा। पुर्तगाली वाला फंडा है ये। क्या चाहती है हर कास्ट का ग्रुप? कि मैक्सिमाइज करे अपने साइज को, नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट को अपने में जोड़ के। यानी मेरे साथ, अब जैसे दलित है, दलित में कोई एक आता है या कई कास्ट आती हैं? कई है ना, कोई दलित, कोई महादलित, फिर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कितना बड़ा है, कितना स्ट्रांग है। तो क्या कह रहे हैं देखो, वो अपने में अपनी आसपास वाले कास्ट, जैसे ओबीसी हैं, तो ओबीसी में 1-2 जात पात है या ढेर है? ढेर सारे लोग हैं। ओबीसी में सैनी भी आ गए, ओबीसी में यादव्स भी आ गए, ओबीसी में वर्मा भी शायद ओबीसी में आते हैं ना। ऐसे ढेरों कास्ट आ जाती है। देखो अब क्या कह रहे हैं, सब कास्ट को भी जोड़ लेते हैं ताकि वो क्या दिखा पाए, अपनी ताकत। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स जो रिक्वायर होते हैं भाई किस चीज में, कोएलिशन में, यानी इकट्ठी अपनी सरकार में गठबंधन दिखाएं कास्ट कम्युनिटीज का, और इसीलिए वो लोग बातचीत करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं। धीरे धीरे नए काइंड के कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो आ गए पॉलिटिकल एरिना में, लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। अब ये ओबीसी का फंडा बता रहे हैं। बैकवर्ड क्लास भी बहुत बढ़ गई है, जिसको देखो पता नहीं कितनी जात पात को उठा के कौन सी कास्ट में डाल दिया, कौन सी क्लास में, बैकवर्ड में। अब उस बैकवर्ड में कैटेगराइजेशन है। कोई बैकवर्ड में कहता है मैं ऊपर हूँ, कोई बैकवर्ड में कहता है तुम्हारी जात तो है तो बैकवर्ड, लेकिन तुम हमसे नीचे हो। तो इसमें भी पॉलिटिकल स्टंट है इन सबके। आगे देखो, इससे किसको नुकसान हुआ है? दलित और ओबीसी को। और इससे शेयर ऑफ पावर, जो उनकी पावर थी ना, जैसे 27% ओबीसी थे, अब ओबीसी में 27% में इतने लोग घुस गए कि फाइनली जाके इनको भी नुकसान होने लग गया। तो इससे डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज जो दलित और ये सब हैं, इन लोगों ने अपना शेयर मांगना शुरू कर दिया। भाई हम इतने सारे लोग हैं हमारे पास, जैसे आज भारत में ना हिंदू धीरे धीरे घट रहे हैं, पता है तुम लोगों को? मुसलमानों का प्रतिशतता बढ़ गया, सिखों का बढ़ गया, सबका बढ़ गया, जिनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। अच्छी बात है, हमारे देश में रिलीजन पर, धर्म पर बंटवारा नहीं है, लेकिन जात पात पर हमारे देश में बंटवारा है। और जात पात क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारों को जोड़ के और ये दिखाती हैं देखो हम कितने सारे हैं, और इतने सारे हैं इसलिए हमारा प्रतिशतता बढ़ाओ, चाहे तुम इलेक्शन में बढ़ाओ चाहे नौकरियों में। उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे ये शेयर ऑफ पावर को डिमांड करते हैं। ये एक्सपीरियंस किया गया कि पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट हेल्दी। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये आने वाले समय में नुकसान करेगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, समाज में अपनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे लोग, टेंशंस होंगी, वायलेंस होगा और सिविल वॉर छिड़ेगी। सिविल वॉर जानते हो क्या होती है? अपने देश में ही जब लड़ मरेंगे ना लोग, तब इसे कहेंगे सिविल वॉर। सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी है? बिल्कुल है, लेकिन इस डाइवर्सिटी की दिक्कत क्या है कि हम अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं। जो ये था ना हिटलर अच्छा आदमी था बाय हार्ट, वो अपने देश के लिए बहुत बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन दिक्कत क्या हुई, उसने बाकी सबको इतना नीचे मान लिया कि इनका जिंदा रहना भी जरूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन हमेशा देश का नुकसान करती है। अब देखो इसको ध्यान से, शेड्यूल कास्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। प्रीवियसली रिगार्डेड एज आउटकास्ट इन द हिंदू सोशल ऑर्डर। पहले इनको आउटकास्ट किया गया कि आप जात पात से अलग हैं, और इनको क्या कहा गया कि आप इसमें से निकल जाएं, और अनटचेबिलिटी, इनको अगर टच भी कर दिया तो आपका जीवन बर्बाद, यानी आपको इनसे इतना दूर रहना है कि इनका कोई कपड़े का भी कोई सिरा आपको टच ना हो जाए। ये कितनी बेइज्जती है किसी भी इंसान के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आदिवासी थे, वो बेचारे कैसी जिंदगी जी रहे हैं? अलग थलग, बिल्कुल अलग पड़े हैं, जंगलों में, हिल्स में और फॉरेस्ट में। तो ये
समाज से बिल्कुल काट दिया आपने। SC ST OBC ये टोटल देखो कितना परसेंट बनाते हैं, देश का कितना हिस्सा है ये, 2/3, यानी 66% आपके देश में OBC SC ST हैं। और इसीलिए तुम जानते हो तुम्हारे देश में इनको हर जगह पे आरक्षण मिला है। SC को कितना परसेंट? 16%, ST को 8% और OBC को 27%। तभी तो 51% के आसपास बनी थी बात। तुम सोचो इनकी टोटल आबादी कितनी बता रहे हैं ये? टोटल आबादी 3/4, ये रहा ना 2/3 पॉपुलेशन में और 3/4 हिंदू पॉपुलेशन में, यानी हिंदुओं में ही आते हैं SC भी, ST भी, OBC भी। ये टोटल आबादी का कितना परसेंट है? टोटल आबादी का 2/3 और हिंदुओं का कितना है ये? 3/4, तो लगभग सारा हिस्सा इन्हीं का है। कास्ट इनइक्वालिटी टुडे, आज क्या हालत है कास्ट सिस्टम की? अब धीरे धीरे चीजें सुधर गई हैं। कास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कास्ट सिस्टम में, जो नीचे वाली कास्ट है ना, इनके पास पैसा नहीं है, तभी तो इनको रिजर्वेशन देना पड़ा। रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? गरीब आदमी, एक आदमी नौकरी लग गया, अब उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, उसके बच्चे काबिल बन गए, उसके 4 बेटे थे, चारों नौकरी लग गए, चारों अपनी अपनी अर्निंग करने लग गए। अब सोचो उस एक आदमी के बाद ये 4 नौकरी, फिर इन चारों के 2-2 बेटे हुए या बेटियां जो काबिल निकले, जो आगे और नौकरियों में पहुंचे। क्या इस आदमी की तीसरी पीढ़ी तक इनका रहन सहन खान पान बदल गया? बदल गया ना। कौन सा स्टेटस बदल गया? इकोनॉमिक। सोसाइटी इनको कहती रहेगी तुम SC हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका इकोनॉमिक स्टेटस बदल गया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं, वो वही बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना हमारे देश में, वो कुछ हाथों तक सीमित थे। जो देश के तगड़े ताकतवर लोग थे, इन्होंने सारे रिसोर्सेज को खुद यूज किया। इसीलिए आपके देश में बराबरी की बात करते हुए भी रिजर्वेशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं होगा ना तो इनको बिल्कुल दबा दिया जाएगा। इन लोगों को कम से कम बराबरी तक लाके फिर रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि रिजर्वेशन का असली फायदा वो उठाते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, जिनकी 2 पीढ़ियों से नौकरियां घरों में हैं, वो SC बन के और फिर अपने कम मार्क्स आने पर भी, काबिलियत कम होने पर भी अच्छी जगह पोस्ट ले जाते हैं। ये गड़बड़ है। जैसे रिजर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जिसके घर में 2 पीढ़ी से अगर नौकरियां चल रही हैं ना, तो उसकी पीढ़ी में अगले को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। भाई जिसके दादा सरकारी नौकरी में, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में, तो उनके पास इतना जरूर था कि उनके बेटा बेटी नॉर्मल अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे। जिसके ना दादा के पास नौकरी थी ना पिताजी की नौकरी थी, उस बच्चे को माहौल ही नहीं मिला, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन इन चीजों पर काम अभी हुआ नहीं है हमारे देश में, और ज्यादातर गलत लोग फायदा उठा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? इट कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड टू, किसके साथ जुड़ा हुआ है ये? इकोनॉमिक। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस अगर आगे बढ़ जाएगा तो फिर SC ST को आगे जाके खत्म कर दिया जाएगा। पर पहले बराबरी तो लाएं। ये देखो जरा, 2001 में भारत और 2011 में भारत। अब इसमें एक नई पिक्चर जुड़ सकती थी 2021 में, पर पिक्चर बनी ही नहीं। क्योंकि किसको बनानी थी पिक्चर? गृह मंत्रालय को। क्या किया जाता है 10 साल में एक बार? जनगणना। ये जनगणना है, इसको मत देखो, ये बहुत पुरानी है, इसको देख लेते हैं। 2011 में देखो अपने देश की हालत, हिंदू कितने % थे? हाँ, जब आपका देश आजाद हुआ था ना, तो आपके देश में 88% हिंदू थे। यानी हिंदुओं की टोटल आबादी टोटलिटी में घटी है। मैं ये नहीं कह रही कि जनसंख्या घटी है, मेरी बात को समझो, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन टोटलिटी में आबादी का रेशो कम हो गया हिंदुओं का। मुस्लिम्स जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पर कम थे। उस टाइम इनकी आबादी टोटल में ना 8 से 10% के बीच में फ्लोट करती थी। टोटल आबादी में किसका प्रतिशतता बढ़ गया? मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स का। सेक्युलर देश है ना आपका, यहाँ सब सेफ हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बिल्कुल सेफ हैं। ये घट गया, ये बढ़ गया। क्रिश्चियन देखो कितने % तुम्हारे यहाँ? 2.3%। जबकि क्रिश्चियनिटी हमारा धर्म नहीं था, क्रिश्चियनिटी लेकर आए हैं ये पुर्तगाली, ये अंग्रेज। इनके साथ आते थे मिशनरी जो लोग आते थे ना, और फिर अपने स्कूल कॉन्वेंट एजुकेशन और सिस्टर्स और ये सब चीज़ें, ये इनकी देश है, इनकी देन है। अगला क्या लिखा है? सिख। सिखों की कम्युनिटी भी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद ये देखो मेन डिवीजन दिखा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेन है ना, बाकी बौद्ध जैन तो बहुत ही कम है। आगे देखें, बुद्धिस्ट कितने % है?
हाँ, कितनी अजीब बात है, महात्मा बुद्ध जिनका कि पूरा लाइफ सर्कल हमारे देश के पास है, इस धर्म को मानने वाले चाइना में भरे पड़े हैं। तुम जानते हो चीन, कोरिया, सिंगापुर, ये सब ये हैं, बुद्धिस्ट हैं ये। हमारा पड़ोसी दक्षिण में श्रीलंका भी बौद्ध धर्म को बहुत बड़े लेवल पे मानता है, लेकिन हमारे यहाँ बुद्धिस्ट कितने हैं? 0.7%। जैन कितने हैं? 0.4%। और अदर रिलीजन है 0.7। और कुछ लोगों ने बताया ही नहीं कि वो किस धर्म के हैं, तो लिख दिया नो रिलीजन 0.2। ये कहाँ से उठाया आंकड़ा? सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अब इसको एक बार कंपेयर थोड़ा सा तुम्हारी बस नॉलेज के लिए कर ले, हिंदुओं को और मुसलमानों को। यहाँ देखो, ये 2001 का आंकड़ा है, मतलब 20 साल पहले। उस टाइम पे हिंदू कितने थे? 80.5, 80 से ऊपर थे। पिछले 10 सालों पहले ये 79.8 थे, और अब 100% अगली जनगणना में ये आंकड़ा घटा हुआ मिलेगा। ये लगातार सिकुड़ रहा है। इसका लॉजिक है, इसका कारण है, हिंदू घर परिवारों में हमारी जो पीढ़ी है वो जैसे मेरी पीढ़ी है, तुम तो मुझसे और 2 पीढ़ी छोटे हो, तुम्हारे टाइम तक हर घर में एक बच्चे का चलन आ गया है ना, कि भाई सिंगल चाइल्ड। जैसे तुम लोग भाई बहन हो लगभग 2, 3, 4 वाले टाइम के, 3 भाई बहन 4 भाई बहन, लेकिन तुम्हारे मेरे देखते देखते सिंगल चाइल्ड का चलन चल पड़ा, जिस कारण हिंदुओं की टोटल आबादी में प्रतिशतता घटती जा रही है। तुम्हारे सामने देखो, ये पिछले 10 साल से पुराना डाटा है। अब इन 10 सालों में ये 78 पे आ गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ देखें, मुस्लिम देखो 13% से कितने में पहुंच गए? 14% पे, प्रतिशतता बढ़ गई। क्रिश्चियंस देखो जरा, लगभग उतने ही हैं, ज्यादा अंतर नहीं आया। ऐसे ही सिख देखें तो घट गए, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़े से घटे। इन सब में बाकी अंतर नहीं आया। 2 कम्युनिटी पे अंतर पड़ा, एक हिंदुओं पे और एक मुसलमानों पे। हिंदुओं की टोटल आबादी में प्रतिशतता घटी है और मुसलमानों की बढ़ गई है। ठीक है, अब जो ये बातें कर रहे हैं ना, इनमें कुछ नहीं निकलना, ये सब मैंने पढ़ा दिया, वही सारी चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं है। चलो एक छोटे से टॉपिक को आज थोड़ा सा बताना शुरू करूं, फिर कल डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हमारी लाइफ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्क पड़ता है? क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन? औद्योगिकीकरण, है ना। जब आप पुराने टाइम में थे, हमारे दादा दादी से पुराना टाइम, तो आदमी को मशीनों की समझ नहीं थी। आज आपकी लाइफ 2 चीजों ने आसान बनाई है, एक मशीन और एक टेक्नोलॉजी। अकेली मशीन थोड़ी चलती है, मशीन तो खड़ी रहेगी, मशीन के साथ टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे मैथ्स और साइंस का दुनिया में प्रभाव आ गया। आज आप देखो, साइंस जो बच्चा ढंग से पढ़ लेता है ना, उसके लिए इतना स्कोप है। ढंग से पढ़ना, ये नहीं टाइम पास वाला। अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ जाए तो वो 20-22 साल पकड़ते पकड़ते करोड़ों रुपए के पैकेज पे पहुंचने की काबिलियत हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या बढ़ता जा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण इतना बढ़ गया कि इंसान जिस काम के लिए पहले सिर्फ इंसान था, आज हर काम के लिए मशीन है। पहले मुंशी हुआ करते थे, सारे आंकड़े उतारने वाले। आज हर काम को आप लैपटॉप में 5 मिनट में सारे डाटा को फीड कर लेते हैं और सारे आंकड़े आप 1 सेकंड में आपके सामने आ जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी हमारी है, 150 करोड़ की। इस पूरी आबादी का हर एक आंकड़ा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, जिसके पास की पैन कार्ड है, पैन नंबर है, जिसके पास की अपना आईडी है, इन सब के सारे आंकड़े सिर्फ एक डिजिट से सरकार निकाल लेती है, जिसको आप कहते हैं हमारा आधार कार्ड, आधार नंबर। तो आप सोचो ये सब चीजें इतनी एडवांस्ड कैसे हुई? क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया और एक टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट की तरफ चल पड़ी। अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए? पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कौन सी शताब्दी में हुआ था? हाँ, 1700 कुछ में हुआ था, तो उसको शताब्दी क्या कहेंगे? 18वीं। और सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था कपड़े में, सूती कपड़े में। सूती कपड़े ना पहले इंसान बनाता था, चरखे का चलन गांधी ने नहीं, उससे बहुत पहले था। तो इंग्लैंड की औरतें इतनी चिढ़ गई इस बात से कि जब मशीनें आके उतरी ना इस देश में, तो औरतों ने मशीनों के उतरते ही उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। एक तरह से रिवोल्ट कर दिया कि मशीनें नहीं आएंगी। लेकिन कितने दिन रुकती मशीन? मशीनें तो आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। धीरे धीरे जो लोग
चरखे वाला काम कर रहे थे, जिनके कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो मार्केट से धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए और फिर सब लोगों ने अपने आप वो कपड़ा पहनना, वो कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो इंडस्ट्रीज़ में बना था। तुम्हारी पीढ़ी से एग्जाम्पल देती हूँ, जब तुम छोटे थे ना तो घरों में हाथ से स्वेटर बना के हमारी मम्मी के टाइम में औरतें बनाती थी और हम वही पहनते थे। आज आप देखो वो हाथ से बुने हुए स्वेटर लगभग आउट ऑफ ट्रेंड है, अब नहीं पहनते। अब जितने स्वेटर बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी पहनता है ना, वो भी इसकी देन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि चीज़ें सस्ती हो गई, ज़्यादा बल्क में आ गई, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि ढेरों काम करने वाले लोगों को रोज़गार ख़त्म हो गया। अब उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी स्किल सीखी नहीं। जैसे इंसान ना भूखा कब मरता है, जब वो एक चीज़ के ऊपर बैठा रहे और वो चीज़ धीरे धीरे समाज से ख़त्म हो जाए तो वो भूखा मरेगा। जिस आदमी के अंदर स्किल है ना वो कभी भूखा मर ही नहीं सकता। और ये स्किल्स पैदा हमेशा समय के अनुसार करनी चाहिए। जैसे आज के दौर में जिसके अंदर स्किल है, आप ये देखो लोग यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल बना के महीने के 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तुम्हें पता है यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, 20-30 लाख रुपए नॉर्मल है। और वो करते क्या हैं, उनके दिमाग बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ ऐसा ढूंढ के लाते हैं जो लोगों को अच्छा लगे, जिसमें लोगों को अच्छा फील हो, और वो 5-10 मिनट के क्लिप्स में अपने पूरे टेंशन्स को भूल के और आपकी उस क्लिप को देखते रहे। ऐसे लोग चल जाते हैं। ये भी तो एक हुनर है, ये भी एक स्किल है। जो इंसान समय की ज़रूरत को पहचान गया वो हमेशा से आगे बढ़ा। इस चैप्टर में कुछ नाम आएंगे, JRD टाटा। देखो कुछ गधे इतने बेवकूफ़ हैं, उनको बोलने से फुर्सत नहीं है। ये वही लोग हैं जो बाद में कहेंगे पढ़े हुए में से हमें तो कुछ मिला नहीं। फिर कैसे मिलेगा जब समझेंगे ही नहीं। ये जो बोल रही हूँ लिखा नहीं है, ये समझोगे तो चैप्टर समझ में आएगा। अभी मैंने नाम लिया बिरला का, JRD टाटा का। ये लोग हमसे आगे क्यों निकले? इन लोगों ने ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अब दुनिया की ज़रूरत क्या बनने वाली है, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने अपना बिजनेस एकदम से चेंज कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जिंदल परिवार का नाम सुना होगा ना। जिंदल परिवार में जो सबसे पहला आदमी था वो एक दुकान पे तसले, बाल्टी, फावड़े ये बेचता था। जो सबसे पहला आदमी था, उसने ये देखा कि आने वाले टाइम में समय की कीमत होगी और लोग पानी ले जाने के लिए बाल्टी वाल्टी का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पाइप्स लगेंगे घरों में। उसने पहले ये चीज़ देख ली और उन्होंने पाइप्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे देखो आज वो बाल्टी वाला सिस्टम कहाँ है। कोई कितना ही गरीब हो उसके घर में भी पानी की फिटिंग करवा रखी है उसने, पाइप्स लगवा रखे हैं। ये होता है समय की ज़रूरत को पहचानना। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप नहीं होता। जब कुछ समाज में तेज दिमाग लोग पैदा होते हैं ना, जो क्रिएटिव दिमाग के होते हैं और जो पहले से भांप लेते हैं कि अब लोगों की ज़रूरत ऐसे बदलेगी, तब देश में, दुनिया में, समाज में बदलाव आता है। और ऐसे ही लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आए थे। इन लोगों ने क्रांति की थी जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति। आज भी देखो, आज से 4-6 साल पहले किसी को नहीं पता था ऑनलाइन नाम की कोई चीज़ भी होती है। आज से 8-10 साल पहले हमने सपने में देखा ऑनलाइन कुछ होता है। लेकिन अब देखो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जिसने शुरू किया, आज सब चीज़ें ऑनलाइन, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रही है। लोग हर काम को देख रहे हैं तो ऑनलाइन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो सोचो किसी ने इसमें पैसा लगाया, किसी ने अपना दिमाग यूज़ किया और आज देखो कहाँ पहुँच गए। किसी ने ऊबर, किसी ने कैब सिस्टम कैसे बुक करना है ये सब सोचा होगा ना। ये भी एक तरह की क्रांति है। ऐसा करने वाले लोग कौन होते हैं? जो समाज की ज़रूरत को आने से पहले भांप लेते हैं। और यही वो लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। तो जो इनकी चीज़ों को समझ लेता है ना, वो कम से कम अपने जीवन में कुछ तो कर ही लेता है। इसलिए मैं कहती हूँ इन बातों को सुन लिया करो। ये कुछ नहीं लिखा जो मैंने बताया है, ये सब समझना ज़रूरी था ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आया इसका लॉजिक हमें पता हो। देखें ज़रा, पहला ये देखो, एक आदमी ये मशीन पे काम कर रहा है। ये आदमी जो मशीन पे काम कर रहा है, ये स्पिनिंग जेनी, ये वो मशीन है जिसको औरतों ने तोड़ा। जब ये आके उतरी ना यहाँ पे, तो औरतों ने कहा इसने तो हमारा काम धंधा छीन लिया। औरतों ने इस मशीन को आते ही तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कितनी मशीनें टूटेंगी। जो मशीनों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बना लेगा। धीरे धीरे उन औरतों के ऊपर जो निर्भरता थी ना कपड़े बनाने की, वो खत्म हो गई, क्योंकि अब काम कौन करेगी? सारा का सारा मशीन। मशीन से बना काम जल्दी होगा, अच्छा होगा और सस्ता होगा। औरतें जिस कपड़े को बनाएंगी उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं होगी। देखो भाई, हाथ से काम कर रहा है मशीन से, मशीन का कपड़ा ज़्यादा फाइन दिखेगा, इसका कीमत कम होगी,
क्योंकि औरत तो पूरे 10 दिन में एक स्वेटर तैयार करेगी, तो वो चाहेगी कि इतना तो कमा लूं कि भाई मेरा परिवार चल जाए महीने भर का। यहाँ एक दिन में 1000 स्वेटर बन रहे हैं, तो इनकी कीमत ऑब्वियस सी बात है कि कम रखी जाएगी। इन सब चीजों का विरोध स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी पूरी दुनिया में कौन सी क्रांति आ गई? औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति के ना कुछ टर्म्स आज बता देती हूँ, पढ़ा कल दूंगी, सिर्फ कुछ टर्म्स बता दूं ताकि कल हमें टाइम कम लगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, चैप्टर बड़ा है, पेपर में आया हुआ था इसमें से। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, ये क्या होते हैं? ये एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? बिजनेसमैन को। हाँ, ये देखो कौन लोग होते हैं जो उस समय के लोगों से तेज होते हैं ना, वो लोग बनते हैं, वही लोग पैसा लगाते हैं, वही इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं। इस एक पैराग्राफ में कई लोगों के नाम आएंगे जो मैं कल परसों पढ़ाऊंगी, ये बस थोड़ा सा देख लो। 1830 और 40, जब हम लोग क्रांति की शुरुआत से पहले चरण में थे ना, तब आपके देश में कुछ लोग पैसा कमाने की सोच रहे थे, इंडस्ट्रीज बनाने की सोच रहे थे। इस टाइम हम आम लोगों के दिमाग में ये बात थी भी नहीं कि पैसा कैसे कमाते हैं, और हम सिर्फ अपनी गाय भैंस और खेत तक सीमित थे। तब ये लोग देश में नई नई इंडस्ट्रीज के बारे में प्लानिंग्स कर रहे थे। ये देखो, ये सब 10वीं क्लास में नाम लिखे हुए हैं, ये इसलिए तो पेपरों में आ जाते हैं, फिर लगता है पता नहीं कहाँ से आ गए। इसी तरह से इसमें बताया वर्कर्स कहाँ से आए, तो वर्कर्स आने के पीछे कारण था गरीब लोग जिनके पास खेती नहीं थी, जमीन नहीं थी, वो धीरे धीरे करके आके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज में घुस गए। फिर देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे कि क्यों इतनी ग्रोथ हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जरूरतें बदली, और उन जरूरतों को जिसने पहचान लिया उसने फिर बड़े बड़े बिजनेस चलाए, जो आज तक बड़े बड़े परिवार हैं, घराने हैं जिनके, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई, मार्केट मिलते गए बड़े बड़े करके, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में किस चीज में आया था ये? कपड़े में। असली क्रांति तो आई थी 18वीं शताब्दी में, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड तैयार हो गया था थोड़ा सा। देखो ये रहा, 17वीं सेंचुरी में सिर्फ बैकग्राउंड है, असली क्रांति नहीं आई। जो मेन है ना कॉटन इंडस्ट्री, ये डोमिनेट करेगी फेस को। तो सबसे पहले कपड़ा बना था, कौन सा कपड़ा? कॉटन। और ये कहाँ पड़ा था? शहर का नाम क्या था वो? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर दुनिया में पहला शहर है जहां मशीन से सूती कपड़ा बना था, और इसलिए हम अपने यहाँ भी कहते हैं भारत का मैनचेस्टर है। कौन सा? अहमदाबाद। यहीं से तो उठाया है ये टॉपिक हमने। इसमें सबसे ज्यादा पूछेंगे कौन सी इंडस्ट्री बढ़ी थी आगे, तो क्या कहोगे? कॉटन इंडस्ट्री। इसके बाद है एक्सपेंशन हुआ रेलवेज का। रेलवे के एक्सपेंशन ने किस चीज की डिमांड की? आयरन और स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि रेलवे के कोच बनेंगे, रेलवे की पटरियां बिछेंगी। और ये वो दौर था जब आपके देश में सेल भेल टाइप की चीजें, टाटा, टिस्को का नाम सुना है? टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को। तो टाटा ने उस टाइम पे आयरन एंड स्टील में पैसा लगा दिया जब ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही थी। इस तरह से सारी चीजें कल समझाऊंगी, इनको आज तो टाइम इतना नहीं है, ये कल पढ़ा दूंगी कि क्या कुछ कैसे डेवलप हुआ था।